to our first ever episode of Road to Recovery podcast, and welcome Dr. Neetu Verma ma'am. Thank you. For अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। for being our first guest. Thank you. Thanks for having me, and I'm feeling privileged. So glad that you featured me in your first podcast. Thank you. I hope it will be valuable input for you. It's our honor. डॉक्टर नीतू वर्मा रायपुर की बहुत प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्ट हैं. शी हैज़ बीन द कीनोट स्पीकर इन अ लॉट ऑफ ऑनर्ड conferences. She's been the panelist on a very important stage. Also, she has achieved a lot of awards. And most important जो उसमें था वो था छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड, जो कि उनको हमारे CM ने दिया था in 2021. 2021. Good homework, huh? कल 1.5 घंटे बैठ के मिली. मैम अपने बारे में कुछ बताइए, आपका बैकग्राउंड, आप यहीं से हो या रायपुर से हो या? Yes, born, brought up, and sadly going to die in Raipur. But I have started loving this place. पहले मैं यहाँ से बहुत भागती थी. So I'm brought up here. Education यहीं से हुआ. फिर college भी मेरा दुर्ग अपोलो से हुआ. And ऐसे बोले तो एक्सपोजर बहुत रहा एकेडमिकली बोले तो, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारे अपग्रेड कोर्स करते रहती हूँ और ये एंडलेस है. तो मेरा एक्सपोजर बाहर बहुत रहा है. नाउ तो आई एम सीइंग पेशेंट इन डिफरेंट स्टेट्स. तो जर्नी बोले तो बताने लायक सिर्फ इतना है कि एकदम करियर में फुल स्टॉप लगने के बाद मैंने जब रीस्टार्ट किया तो वो आई बाउंस लाइक एनीथिंग. और हाँ, और फिर वो एकदम एंडलेस जर्नी हो गई. स्टॉक के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे बाद में. आगे. सो मैम, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं. इस पॉडकास्ट और आपके थ्रू हम लोग हेल्थ केयर और फिजियोथेरेपी आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं. या तो यस. और आपके पर्सपेक्टिव से जितने लोगों की हेल्प हो पाए, कुछ नए आइडियाज आ पाए, अगर वो भी आपके जैसे कुछ स्टॉप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मे बी दे गेट अ पुश फ्रॉम दिस. सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले बोलती हूँ, पहले एक चीज समझिए मैथमेटिकली डेटा वाइज कि ऑल्टरनेट थेरेपीज जो हैं, नॉन मेडिसिनल ड्रगलेस थेरेपी जो हैं, किसी भी टाइप की थेरेपी, और सबसे पहले आयुर्वेदा एंड फिजियोथेरेपी एंड योगा. तो इसमें अगर हम बात करें तो हम हर घर में पहुंच सकते हैं. जो स्कोप है हमारा, हर घर में हर किसी को चाहिए. ठीक है. सूनर और लेटर हर किसी को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी फॉर सम अदर रीजन, चाहे वो इलनेस हो, पोस्ट इलनेस हो या वेलनेस ही हो. ठीक है. तो हर किसी को फिजियोथेरेपी घर घर में जरूरत पड़ेगी. तो इल टू हैव. यस. ये मेंटेनेंस है, समझिए. मैं तो अपने सारे वीडियोस में यही बोलती हूँ कि ट्रीट फिजियोथेरेपी एज अ मेंटेनेंस. कुछ ना कुछ सब मिस्टेक करते भी हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है. तो एक फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी फ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के रखनी चाहिए या उनसे शादी कर लेनी चाहिए. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ठीक है. तो इसका स्कोप बहुत है. आप लोग जो लोग डीमोटिवेटेड हैं या होपलेस लग रहा हो, तो एक बात समझिए कि हर कोई बहुत डिफरेंटली काम नहीं कर सकता. हर कोई नई चीज नहीं ला सकता. पर जो चीज आप कर रहे हैं, जितना भी बेसिक सेटअप में काम कर रहे हैं, जितना भी बेसिक डिग्री और बेसिक नॉलेज के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं, आई बिलीव उसी में आप जस्टिफाई कीजिए, अपना 100% दीजिए, तो उतने में ही बहुत स्कोप है. आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. अपने रूट्स नहीं भूलने. एक्चुअली रूट्स नहीं भूलने हैं. ठीक है, मैं अभी भी बहुत सारे अपग्रेड कोर्स करती हूँ, बट वो करने लायक मैं तभी बनी हूँ जब मेरा बेसिक्स को फॉलो कर रहे. दैट्स व्हाट. तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर फर्स्ट ईयर में आके क्लूलेस फील कर रहे हो, फाइनल ईयर होने के बाद, इंटर्नशिप डिग्री लेने के बाद क्लूलेस फील कर रहे हो, मास्टर्स करने के बाद क्लूलेस फील कर रहे हो, तो प्लीज गेट सम एडवाइस फ्रॉम समवन कि आप जहाँ हो, जिस भी डिग्री, जितने नॉलेज स्किल के साथ हो, उतने में आप बेस्ट क्या कर सकते हो.
क्योंकि इसका स्कोप बहुत है, एंडलेस। So now for our first question, आपने फिजियोथेरेपी क्यों चूज किया? What was your mindset behind choosing this? क्योंकि फिजियो का अवेयरनेस हम लोग अभी ज्यादा देखते हैं। एक्चुअली तो मैं भी आप लोग के जैसा क्लूलेस फील करती थी एक बार एंट्री लेने के बाद। फिजियोथेरेपी जब मैंने चूज किया तो हमको ये पता था कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई कोर्स आया है जिसमें अगर एमबीबीएस में नहीं हुआ तो भी आप डॉक्टर की डिग्री ले सकते हैं। तो जब हम पीएमटी नहीं क्लियर कर पाए, और वो जो लोग पीएमटी नहीं क्लियर कर पाए जिनको और किसी स्ट्रीम में नहीं जाना था, उन्होंने और मेरी तो फर्स्ट बैच थी, मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। तो जब मैंने चूज किया तब तो इट वाज लाइक कि ठीक है, कुछ तो है, कुछ तो कर लेंगे, मेडिकल में घुसना है, डिग्री मिल जाएगी। तो तब मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा डायरेक्शन नहीं पता था, बहुत कोई मेंटोर नहीं था। तो मैंने ऐसे ही फिजियोथेरेपी में कि एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स हो जाएगा, तो मैंने फिजियोथेरेपी चूज कर लिया। बट देन जर्नी बोले तो कॉलेज में भी बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छी कॉलेज की जर्नी भी नहीं रही। ठीक है, एवरेज था, निकल गया, और फर्स्ट बैच था तो थोड़ा हाइप तो था ही, बट ठीक है, उस टाइम कोई मेंटोर नहीं मिला और बहुत अच्छा वो लेवल नहीं था। बट हम लाइफ में कभी भी उस चीज़ को कोप अप कर सकते हैं विद आवर डिटर्मिनेशन। तो वो जर्नी अगर आप हटा दें, तो जब मैंने रीस्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि मैंने 8 इयर्स के ब्रेक के बाद जब रीस्टार्ट किया प्रैक्टिस, तो मुझे समझ में आया कि बेसिक प्रैक्टिस से आप बेसिक प्रैक्टिशनर ही रहोगे। कुछ अलग बड़ा धमाकेदार करना है अपग्रेड खुद को, तो जो ट्रेंडिंग है वो पिक करना पड़ेगा। भले आपकी सिटी उस ट्रेंड के लिए शायद रेडी नहीं हो, बट यू शुड बी रेडी फॉर फ्यूचर। तो मैंने एक विजन के साथ अपना रीस्टार्ट शुरू किया, बहुत सारे अपग्रेडेड कोर्सेज किए और चीजें समझ की कि क्या सप्लाई होना है, किस चीज की डिमांड आने वाली है, वो चीज को कैलकुलेट करके मैं उस डायरेक्शन में लेते गई और फॉर्चुनेटली आई एम हियर। आपका काम बहुत अच्छा चले। हाउ वाज योर प्रोफेशनल जर्नी? सी सिंस आई हैव मेंशन ब्रेक, तो एक मैं बात बताती हूँ कि मैंने, अच्छा ये सभी के साथ होता है, स्पेशली फीमेल फिजियोस के साथ। ठीक है, अगर वो 30 इयर्स तक उनकी शादी नहीं हो रही, तो 30 इयर्स तक वो फ्रीलांसिंग करती है, जॉब करती है, क्योंकि वो सेटअप नहीं डाल सकते। क्यों सेटअप नहीं डाल सकते? सेटअप डालने का कॉस्ट है, कल को शादी किसी दूसरे सिटी में होगी या उसी सिटी में होगी, लेकिन वो सेटअप उनको चेंज करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह। तो इतना अनसर्टन वो अपने आप को रखती है कि अपने आप को कहीं पे भी स्टेबलाइज नहीं करती हैं। उनको लगता है कि नहीं, अभी काम तो ऐसे ही चल जाएगा, दिन के 2-3 होम विजिट्स कर लेंगे, या ठीक है किसी के अंदर हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक में 4-5 आवर्स का जॉब कर लेंगे। तो ये अनसर्टेनिटी के साथ वो लोग हाफ द टाइम निकाल लेते हैं। जब वो फ्रेश माइंड, फ्रेश मोटिवेशन के साथ रहते हैं, उस टाइम आधी चीजें तो ऐसे ही निकल जाती हैं। तब तक हम थोड़े से क्योंकि हमको बहुत अच्छा हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई रहती है, तो हम थोड़े से, जब तक हम अपना सेटअप डालते हैं तब तक थोड़े डिमोटिवेट हो चुके होते हैं। तो सेम हैपेंड विद मी, जब मैंने शादी के बाद मैंने सेटअप डाला, फिर वही बात हो गई कि घर वाले कि ठीक है सेटअप डाल रहे हो, फिर जब मैरिज के बाद ही मैंने सेटअप डाला। ठीक है, सेटअप डाल तो दिया, लेकिन फिर वही कि न्यूली वेड का जो प्रेशर रहता है कि दोनों चीजें देखनी है, वर्क लाइफ प्रेशर एंड बैलेंस एंड ऑल एवरीथिंग, तो वो रेगुलर चीजें चली। एंड देन एक मेंटेलिटी है, ये हमारी भी है और सभी की है। अगर आप मदरहुड में आते हैं, आप बेबी डिलीवर करते हैं, उसके बाद सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपके लिए आपका काम बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चा उसमें कोई ना किसी का ग्रुप एफर्ट, फैमिली एफर्ट नहीं होता, उसमें अकेले एक मदर का एफर्ट होता है। तो ये जो प्रेशर, ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये मैंने भी फेस किया और मैंने अपनी अच्छी रनिंग
क्लिनिक, मुझे अभी भी याद है कि उस क्लिनिक में 1 साल ही हुआ था मुझे वो क्लिनिक ओपन किए, जब मैंने फर्स्ट क्लिनिक आफ्टर वेडिंग ओपन किया था। तो मेरे हस्बैंड कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उनके जो को पैसेंजर थे उनसे उनकी बात होती गई, तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी शादी हो गई है, वाइफ ये है। बोलते अच्छा वो आपकी वाइफ है। जब मेरे हस्बैंड ने आके बताया कि इज फीलिंग प्राउड कि अभी आपको सब लोग जानने लगे हैं, जब मैं एक स्टेज पे आने लगी कि मेरी प्रैक्टिस आफ्टर 1 ईयर थोड़ा रिकॉग्निशन मिलने लगा, प्रैक्टिस अच्छी होने लगी, द वेरी मोमेंट मुझे बोला गया कि अब बेबी इज योर फोकस सिंस आई डिलीवर्ड बेबी, तो फिर मुझे वो शेड करना पड़ा। तो वन फाइन डे सडनली मुझे क्लिनिक शेड करना पड़ा क्योंकि मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ। I think this is with everyone. This happens when the baby is young also. बच्चा छोटा मोटा हाँ, young. So I took 8 years का break. But then in 8 years. It's a big long gap. मतलब जब मैंने रीस्टार्ट करने का सोचा तो ना मेरे पास करेज बचा था, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें देख रही थी जो मुझे बिल्कुल उन चीजों से एक्सपोज नहीं थी। मुझे लगा कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी स्टार्ट करके मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी, हम वहीं रहेंगे जहाँ। हाँ, तो मुझे बहुत टाइम लगा ये डिसाइड करने में कि मैं वापस फिजियोथेरेपी में आऊँ कि नहीं आऊँ, वापस ये प्रैक्टिस करूँ कि नहीं करूँ। तो ये लॉन्ग ब्रेक से मेरा करेज और जो मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था वो सब मैंने लूज किया। और इनिशियली मुझे प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करने में क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट, कम बैक में बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम। मतलब आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई टीममेट स्टाफ फॉर थेरेपी, फॉर डायग्नोसिस, फॉर एवरीथिंग। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। बट देन आई थिंक आई वॉज डिस्टाइंड। मैं काफ़ी ऐसे करेज करके कोर्सेज, मतलब मेरा ट्रैवल करना भी मेरी फैमिली के लिए इनिशियली बहुत इशू था। तो वो सब कुछ फेस करते हुए जैसे भी मैंने कोर्सेज किए और धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन किया। और आई वांट टू टेल यू कि आपको अपने सारे सेंस ऑर्गन शट करने पड़ेंगे अगर आपको अपने ऊपर फोकस करना है। कोई क्या बोल रहा है, कोई आपके ऊपर क्या लेबल लगा रहा है कि क्यों अकेले ट्रैवल करते हो, बच्चे को छेड़ के क्यों जा रहे हो, वर्क और होम बैलेंस नहीं हो रहा है तो वर्क छोड़िए। जितनी चीजें हैं जो आपको बैड लेबल देती है, वो सारा आपको मतलब इनपुट लेना ही बंद करना पड़ेगा। यस, एंड टोटल फोकस अपने आप पे करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने फिर कम बैक किया। बट मेरा एक शुरू से एक विजन रहा था जब मैंने कम बैक किया कि मैं रेगुलर चीज तो नहीं करूँगी। अच्छा, रेगुलर मतलब क्या होता है? फिजियोथेरेपी भी एक अपने आप में अच्छा प्रोफेशन है। जब मैं 8 years बाद जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने देखा कि नाउ वी हैव गॉट सम रेपुटेशन, इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। नाउ वी आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन रेफरल्स कि कोई डॉक्टर लिख के देगा कि फिजियोथेरेपी करवाओ तभी, तो डायरेक्ट वॉक-इन्स है पेशेंट्स के। तो बहुत 8 years में बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका था सोसाइटी में। यस, तो मैं उसके लिए जब प्रिपेयर हो रही थी तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ ट्रेंड सेटिंग करना है, तो ट्रेडमार्क लगाना एक्चुअली। हाँ, बट तभी भी मुझे ये आइडिया नहीं था कि क्या चीज से बस करना है ये पता था। तो शायद यही जो माइंडसेट है जो आप पूछ रहे हैं ना, ये एक माइंडसेट है। मैं अपने हस्बैंड को भी हमेशा, अपनी डॉटर को हमेशा बोलती हूँ कि बेटा कुछ भी है, कोई भी चीज है, कुछ बनाना है, कुछ करना है, कहीं पहुंचना है, सब कुछ शुरू होता है यहाँ से। उसके बाद वो फिजिकल फॉर्म लेता है। कैसे करना है वो सीख लेंगे, पर पहले करना, उसके लिए वे बनते जाएगा। तो यहाँ से क्लैरिटी सबसे पहले जरूरी है कि आपको कहाँ पहुँचना है, क्या बनना है या क्या बनाना है, क्या चाहिए, ये सब पहले यहाँ बन जाता है। तो यहाँ से क्लैरिटी लानी पड़ेगी। फिर मुझे ऐसे लोग मिलते गए जो मुझे सपोर्ट करते गए, गाइडेंस मिलते गया, और फिर ये मेरी सेकेंड इनिंग ऐसे सेट हुई कि मैं इस सिटी में एक नई चीज़ें लेके आ पाई, ट्रेंड सेटिंग की। लोगों को शायद ऑप्शंस नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि फिजियोथेरेपी में और क्या क्या चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक लोगों को
आपके पहले आई डोंट थिंक आपको पता होगा कि Chiropractic काइरोप्रैक्टिस होता है, कायरो भी osteopathy नहीं पता था, कुछ ऑस्टियोपैथी होती है। नहीं पता था, अल्ट्रासाउंड, टेंस, एसडब्ल्यूटी, ट्रैक्शन के अलावा भी और कुछ even newer things आप फिजियो में और भी नहीं चीजें, फुट बायोमेकेनिक्स का आप लेके आए, you were the first person that had got to know। फुट क्लिनिक ही जो लोग आई थिंक अभी इंटर्न्स हैं हमारे, जो कोई भी अपनी स्टेट में फिजियोथेरेपी के करियर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि आप माइंडसेट तो बनाओ। एक्चुअली सबसे पहले आपको माइंडसेट ही लगेगा। आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि यार मतलब मेरे जैसा आप अगर ये सोच लेंगे कि एमबीबीएस में नहीं हुआ, डेंटल में नहीं हुआ तो हम फिजियोथेरेपी ले लें, ठीक है, फिर आप 4.5 years बाद फिर क्लूलेस हो जाओगे। ठीक है, अब ये सेटअप नहीं कर रहे, शादी के बाद देखेंगे, शादी के बाद अगेन क्लूलेस हो जाओगे जब अपना सेटअप भी डाल लोगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी क्या कि जब दोपहर का 2 घंटा आप फ्री हो तभी आप अपना क्लिनिक ओपन करो, बाकी फैमिली को टाइम दो, जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पहले, क्योंकि ये आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस सो आई नो। तो मैं जब भी मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं इस बारे में ही बात करती हूँ कि आप फीमेल फिजियोज हो, एस्पिरेंट्स हो, आप प्लीज अपने काम को सेकेंडरी मत रखो, खुद के वर्क को और मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सेकेंड टाइम लाइव ये देना चाहती हूँ कि जब आप अपने आप को फैमिली और सोसाइटी में प्रूव करना चाहते हो कि आपका भी काम और टाइम इम्पोर्टेंट है, आप भी रात को 9-10 बजे तक काम कर सकते हो, कर रहे हो, और कोई आपको क्वेश्चन ना करे, आप घर से 12 घंटे बाहर रह रहे हो, कोई आपको क्वेश्चन ना करे, ये तभी पॉसिबल है जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वी डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, फिजिकल मेंटल लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन हम क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर लेस चार्ज कर रहे हैं, मैं तो उनको कॉम्पिटिटर भी नहीं मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पड़ोस में कोई और फिजियोथेरेपिस्ट कम चार्ज कर रहा है, तो उस डर से आप अपने आप का वर्थ कम मत कीजिए। यू नो हाउ वर्दी यू आर, ठीक है। कोई मुझे ऐसा फीडबैक देता है पेशेंट कि डॉक्टर तो अच्छा था लेकिन एक्सपेंसिव है, तो दूसरे थेरेपिस्ट इतने एक्सपेंसिव नहीं है सिटी में। डॉक्टर अच्छा है तो एक्सपेंसिव तो होगा ना। उनको अच्छा डॉक्टर सस्ते में चाहिए, सब्जी थोड़ी लेंगे। तो वही है, मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको अपना वर्थ पता है, आप उनको कब कितने टाइम में कितना अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, आपको पता है, तो चार्ज देम। जस्ट बिकॉज आपके पड़ोस में कोई कम चार्ज कर रहा है तो अपना वर्थ कम नहीं करो। ये चीज जब आप समझोगे, और हमारा फील्ड जब प्रोफेशनली हम एक साथ मिलके हम इस चीज को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ेंगे, तब आई थिंक फीमेल फिजियोज का भी इम्पोर्टेंस फैमिली और सोसाइटी में बढ़ेगा, और उनके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं होगा कि आप इसको पार्ट टाइम क्यों नहीं करते, फुल टाइम क्यों कर रहे हो, 12 घंटे क्यों बाहर हो, आप घर मतलब आप घर आ रहे हो तो दिन भर में आपने कितने पेशेंट देखे, कितना फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबलाइज, ये कुछ भी क्वेश्चन आपके ऊपर नहीं होगा। ये सब कुछ शुरू होता है फाइनेंशियल, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे। तो प्लीज नो योर वर्थ, स्टार्ट चार्जिंग मोर। I mean start charging more, मतलब start charging as work to your treatment, ठीक है, क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं Yes. उसके जितना वो उसके अकॉर्डिंग अपना वर्थ समझिए, और यहीं से आपके सक्सेस की जर्नी डिसाइड होनी है। आई थिंक एज अ कम्युनिटी हम सबको ये बात समझनी चाहिए, बिकॉज एक फिजियो ग्रो करता है तो वो अकेला नहीं ग्रो करता, उसकी पूरी सारे फिजियोथेरेपिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, फिजियोस को अगर हम सब अपनी और दिखाएंगे, यही तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ, हम सबको एक साथ ये चीज समझनी पड़ेगी, और ये चीज सबके साथ है। एक कोई कम कर रहा है, एक कोई ज्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं। क्वालिटी आपको पता है आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं, तो आप वैसा चार्ज कीजिए। और ये मुझे इस प्लेटफॉर्म में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। और आप लोग सब यंग फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो आप लोग समझिए कि अगर अच्छा, मैंने ऐसे भी मतलब एंड यूजर जो होते हैं ना, दे आर वेरी शार्प। अगर मेरे थेरेपिस्ट किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है,
तो बोले इतना तो आप रोज 2 घंटे आ जाओ मेरे घर पे, हम लोग 2-3 फैमिली मेंबर्स, किसी का ये इशू है, किसी का वो इशू, इतना तो मैं आपको ऐसे फेस करता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कल को आप अपनी सैलरी बताओ, चाहे वो आप प्राइवेट सेटअप में जॉब कर रहे हो या हॉस्पिटल में, आप अपना जब सैलरी बताओ ना तो एक आपसे ज्यादा डिग्री वाला भी सोचे कि ओ माय गॉड, मतलब ये इतना वर्थ है क्या। यू नो हाउ वर्थ यू आर, क्योंकि आप ऐसी ऐसी चीजें उनको करके दे रहे हो कि उनको शॉर्टेस्ट टाइम में फास्टेस्ट रिकवरी हो रही है। और ये कहाँ से आएगा बच्चे? ये आएगा आपके नॉलेज और स्किल से, जो बेसिक नॉलेज और स्किल से नहीं आएगा, अपग्रेडेड चीजों से ही आएगा। गो विद द टाइम, ठीक है। एज अ फीमेल फिर जो अपने कुछ अप एंड डाउन फेस के लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं वैक्सीन हमारी इंडस्ट्री है थोड़ी सी मेल डोमिनेटेड है, क्योंकि बिकॉज इट्स गॉट अ लॉट ऑफ फिजिकल यस। मैं अभी तक भी फेस कर रही हूँ। मैं अभी एक इंसिडेंस बताती हूँ। आई थिंक जस्ट 2 weeks बिफोर somebody started trolling me on social media, और मेरे साथ ये चलते ही रहता है, चाहे YouTube हो, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, गूगल, मेरे साथ सोशल मीडिया में ये सब चीजें चलती ही रहती हैं। और अभी मैं इसके लिए बहुत प्रोग्राम्ड हो गई हूँ कि मुझे क्या बोली है। नहीं, मैं नहीं रुकती हूँ। जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, हो सकता है उसको 4 दिन बाद मैं रिप्लाई करूँ थैंक यू का, बट जो ट्रोल कर रहा है उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। एंड 100% ऑफ देम आर मेल। Some are physios also. I was about to, but the incident I'm going to tell, ये इंसिडेंस है 2 weeks पहले एक मेल फिजियो का। उसने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कोई किसी और वीडियो पे कि फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट को प्रिविलेज रहता है, उनको हमेशा एडवांटेज मिलता है। तो फिर मैंने उसका जो लेफ्ट राइट ऑलमोस्ट वी exchange around 55-58 some messages on social media platform, और बहुत heated argument चलता रहा। और फिर बाद में ये हुआ कि उसने अपनी आईडी चेंज कर दी। आईडी चेंज करने के बाद भी मैंने उसको बहुत स्क्रू अप किया, फिर उसने वो अकाउंट ही क्लोज कर दिया। मैंने एक, और ये तो बहुत कॉमन है, तो एक फिजियो था इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ। सबको लगता है कि अगर प्रिटी फेस है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, तो पेशेंट की लाइन लग जाएगी। ओ रियली ऐसा होता है क्या? हम लोग फिर मेकअप करके ही बैठ जाते हैं। हम ट्रीटमेंट नहीं ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है? हम पार्लर से ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो फिर आप देखिए, कोई भी चीज अगर ऐसा भी है, अगर ये भी मान लें कि हाँ प्रिटी फेस होना या गुड लुकिंग चार्मिंग होने से प्रिविलेज मिलता है, अगर ऐसा भी होता तो भी ये बहुत शॉर्ट टर्म होता। कोई पेशेंट आप पेन में आपका फेस देखने नहीं आता है, उसको रिजल्ट चाहिए। और जब मेरे यहाँ तो माउथ टू माउथ दूसरी स्टेट से इतने पेशेंट हैं, आप 2 बार विजिट करके गए, यू नो, या तो दूसरे स्टेट से लोग एक दिन पहले ट्रेन में बैठेंगे, दूसरे दिन आएंगे स्टेशन से यहाँ आएंगे, ये सारा दिन ट्रीटमेंट कराएंगे, फुल फैमिली आएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर दूसरे दिन अपने घर पहुंचते हैं। तो इतना पेन, आपको क्या लगता है हर गली में फिजियोथेरेपिस्ट है? तो वो क्या प्रिटी फेस के कारण आए हैं? प्लीज, कोई एडवांटेज नहीं है फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट होने का। और ऑनेस्टली बताऊं, विथ माय एक्सपीरियंस, डिसएडवांटेज ही है। मैं जब बहुत रिसेंट आपको इंसिडेंट्स बताती हूँ। नाउ आई हैव स्टार्टेड सीइंग पेशेंट्स इन अदर स्टेट्स। मैं जहाँ जा रही हूँ, मेरे पेशेंट है तो मैं वो पेशेंट विजिट करती हूँ और पेशेंट्स देखती हूँ। तो व्हेन आई मेट माय ओल्ड फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक, तू बहुत ट्रैवल कर रही है, तू घर में ध्यान नहीं दे रही है, तो अपनी डॉटर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्रूशियल एज रहता है, टीन एज और ये वो। मैंने कहा व्हेन हिज डैड इज आउट फॉर 6 months, मेरे हस्बैंड अगर 6 महीने बाहर है, आज तक किसी ने क्वेश्चन किया? फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, किसी ने क्वेश्चन किया? ये सब दोगलापन है। तब वो बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमको कोई लोनलीनेस में हमारे सारे काम, कुछ कोई काम नहीं अटक रहा है। मैं सिर्फ थ्राइस इन once in 3 months अगर मैं 2 days के लिए निकल रही हूँ तो world is going upside down. Why am I being so questioned? Even because the father is there.
बच्चा Yeah, अकेला या नहीं है। अकेला नहीं तब भी दैट्स माय लुकआउट कि मैं कैसे उसको 2 डेज के लिए एडजस्ट करके एडजस्ट मैनेज करूँ। करके 1 से 3 मंथ्स अगर मैं ये कर रही हूँ तो भी मुझे इतना क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि आधे टाइम पता है क्या है, लोग आपसे ज्यादा आगे किसी को होते नहीं देख सकते, ठीक है। जो कंसर्न रखते हैं ना, जो जेन्युइनली कंसर्न रखते हैं वो सिर्फ 2% लोग हैं। जो जेन्युइनली कंसर्न रखते हैं वो आपको समझाते हैं कि आप कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे, बहुत लो तो नहीं हो रहे हो और सक्सेस के पीछे बहुत नहीं भाग रहे हो, तो वो आपको एक बार स्टॉप पॉज फिर वो रीसेट होने बोलते हैं, हाँ वो एक बार बताते हैं। अदरवाइज बाकी लोगों को लगता है, मतलब मैं अगर बाहर जा रही हूँ तो मेरे कलीग्स मुझे बोलते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हमारे पास तो पेशेंट नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज आई हैव गॉट प्रिटी फेस, तो उनको लगता है कि हमारे पास पेशेंट आ जाएंगे। You go and see the review and see the hard work I'm making. There was a time, अभी तो मैं थोड़ी कंफर्ट में आई हूँ, अदरवाइज आप लोग देख रहे होंगे मेरा वर्कआउट वीडियो नहीं आ रहा है। एवरी डे आई यूज्ड टू पोस्ट, एक्चुअली ठीक है। हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने हम आपको थोड़े बहुत से आपके इंस्टा तरीके से स्टॉप किया है। वीडियो लेके मैम जिम नहीं जा रही। हाँ, कल भी मुझे किसी ने मैसेज डाला, मैडम आज संडे आपका वीडियो नहीं आया। तो मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, व्हाई? बिकॉज 6 AM I'm getting up and preparing tiffin, और वो जो दिन शुरू होता है फिर 9-9:30 मैं क्लिनिक से निकल रही हूँ, 10 o'clock I'm exhausted, मैं घर पहुँच रही हूँ। और ऐसे में आप लोग को अगर ये लगे कि प्रिटी फेस होने से कोई एडवांटेज होता है तो कोई नहीं समझा सकता है, इसका कोई एडवांटेज नहीं है। ओनली योर स्किल एंड नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू, नथिंग एल्स। ना कोई आपका फेस देख के आपको जॉब में रखेगा, ना कोई पेशेंट आपके पास उसके लिए आएगा, ना आपको अपने ऊपर किसी भी एक टेक्निक परफॉर्म करने में, अगर आप वेल ड्रेस्ड हो और मेकअप ऑन है और गुड लुकिंग हो तो भी आप कुछ रिजल्ट नहीं दे सकते हो पेशेंट को, उसका इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। फीमेल फिजियोज इनफैक्ट क्वेश्चन होते हैं कि अच्छा ये आप कर लोगे, मतलब कायरो करने के बाद पेशेंट उठते और बोलता है हमको लगा नहीं था कि आप हमको क्रैक कर आपके दोगे। अंदर इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आप हमको उठा लोगे, आप मोबिलाइज कर लोगे। और आधे टाइम तो इतने वियर्ड व्यूअर्स होते हैं, आई थिंक इंस्टा में ठीक है, यूट्यूब में तो मैंने कमेंट्स ऑफ किया हुआ है, और उनको पता नहीं क्या लगता है कि मतलब अगर आप फिजिकली किसी के ऊपर कुछ परफॉर्म कर रहे हो तो दे टेक इट वेरी अदरवाइज। That's very bad. वही चीज वो पूरे टाइम एक मेल कैरोप्रैक्टर का वीडियो देखते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर एक फीमेल कैरोप्रैक्टर आ गई तो अगर मैं किसी फीमेल पेशेंट को देख रही हूँ तो उनका कमेंट रहेगा कि ये हुई ना बात, फीमेल के लिए फीमेल थेरेपिस्ट होनी चाहिए। व्हाई? अ पेशेंट इज पेशेंट। मेरा सर्जन मेल है फीमेल, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक व्यूअर को पूछा कि आपके घर में आपकी मदर और सिस्टर को सर्दी होती है तो आप स्टेथोस्कोप जिस डॉक्टर के पास जाके लगवा रहे हो, आप चेक करते हो मेल है फीमेल है? आप तो डॉक्टर के पास जाते हो, सर्जन के पास जब जाते हो कुछ सर्जरी करानी है, आप बोलते हो ठीक है मैं एक फीमेल थेरेपिस्ट फीमेल डॉक्टर से कराऊंगा, सर्जन चाहिए। वाई? ये सारी चीजें आपको ना बहुत बार मतलब बहुत पीछे खींचती हैं, लेकिन आपको अपना करेज रख के आपके आसपास 2% वो जो वेल विशर्स है ना उनको सामने रख के आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अदरवाइज रोज ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो आपको ये नहीं बताते कि आपका प्रिटी फेस और आपका एडवांटेज, वो आपको ये बताते हैं कि आपके प्रिटी फेस के कारण आपको कितने डिसएडवांटेजेस हैं। यू हैव बीन क्वेश्चन फॉर दैट। मेंटली हम थोड़े से ड्रेन बहुत आप ड्रेन। जो बोल रहे हैं हमने भी फेस किया है, जैसे हम वीजा वगैरह के पेशेंट देखते हैं तो हमको आपके साथ आप उठा लोगे, आप कर आप लोगे, अकेले हो। फिर जब हम कर रहे थे तो वो ऐसे मुंह देखते हैं। They were shocked. नहीं, इसको ना ऑनेस्टली जेंडर मेल और फीमेल थेरेपिस्ट ये सब चीजों मतलब इसको ना जेंडर से बाहर कीजिए। जेंडर न्यूट्रल प्रोफेशन, It's about हेल्थ skill. केयर शुड बी। मुझे तो लगता है कि फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती होंगी। ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, ज्यादा इसके लिए इसके लिए भी देखना अभी आपके पॉडकास्ट मतलब जब आप ये करोगे तो कैसे आपके रिव्यूज आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बिलीव कि आप कुछ अच्छा कर रहे लाइफ में ना तो 10 लोग पीछे खींचेंगे, भले एक आदमी सामने से हो रहा है कि कर ले। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे 2% लोग मेरे पास हैं। मैम एक बस आई वांट थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करना चाहूँगी। आपने बोला आपका जिम वीडियो नहीं आया, वर्कआउट वीडियो नहीं आया, ये चीज़ कोई भी हमारे प्रोफेशन में देखता
कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, that is good. Female फिजियोथेरेपिस्ट even better. You should take care of yourself. You should be fit. Nobody, मतलब कितने भी अच्छे मैंने बहुत सारे बच्चे, मैं तो जिस भी प्लेटफॉर्म में जाती हूँ मुझे फीमेल हेल्थ एंथुसियास्ट और इन्फ्लुएंसर जैसा ही मुझे देखा जाता है। सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर, फीमेल कायरोप्रैक्टर जैसा नहीं। तो मैं सब जगह यही बोलती हूँ कि प्लीज अपने आप को एक जस्ट टिकटॉकर बना के नहीं छोड़ो। आप फिजियोथेरेपिस्ट हो नहीं हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो या प्रोफेशन में भी नहीं हो, या जस्ट एंजॉयिंग योर लाइफ, लेकिन अपने आप को जस्ट एक टिकटॉकर बना के अपने आप को रील का वर्थ बना के नहीं छोड़िए। और फिजियोथेरेपिस्ट तो ऑफ कोर्स मतलब हमारे प्रोफेशन में 10 टाइम्स उसका एडवांटेज हो जाता है जब आप फिट हो। हाँ, तो आप अगर फिट नहीं हो, पूरे टाइम अपना ही नेगेटिव लेके घूम रहे हो और कोई एक मोबिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विथ योरसेल्फ एंड द पेशेंट। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको उतना ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअली। तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। पर जब भी मैं ऐसा बोलती हूँ, प्लीज गेट वन थिंग, इसको आप बार बार रिप्ले करना, ठीक है? जब हम बोलते हैं कि हम अपने फेवरेट है, मतलब अब ये ईरा आ रहा है कि सोशल मीडिया में ये बताया गया सेल्फ लव मतलब सेल्फ सेंटर्ड होना नहीं होता है। मेरे लिए अभी भी मेरी फैमिली पहले है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है और प्रोफेशन बाद में है, ठीक है? सेल्फ लव डजंट मीन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। दूसरा, मैं अपनी फेवरेट बोलने के लिए ना पहले कुछ कर लो और अपने अंदर ऐसी क्वालिटीज भर लो जिसको आप प्राउडली मिरर में बोल सको कि यस, आप अपने आप को प्राउडली अपने सेल्फ से बात कर पाओ मिरर में कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। क्या चीज है आपके अंदर जिसको देख के आप बोलोगे कि मैं अपनी फेवरेट हूँ? क्यों? क्योंकि आप केयरलेस हो और किसी की नहीं सोचते हो, यू डोंट टेक शिट्स, डजंट मीन आप अपने फेवरेट बन जाओगे। अपने फेवरेट बनने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटी आप डेवलप कर रहे हो ना, वो डिसाइड करता है कि आप अपने क्यों सबके फेवरेट बनो। सिर्फ बोलने से कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, फेवरेट बन नहीं जाओगे। पहले अपने अंदर कुछ क्वालिटी डेवलप करो, वर्थ हो जाओ, फिर ऐसी बातें करना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो ये जो अपने अंदर वर्थ वाली बात है ना, आई थिंक सबसे पहले मतलब मुझे लगता है मेरे को पार्लर गए पता नहीं मतलब टाइम हो जाता है 3-4 months, नॉट टू बी मेंशन्ड हियर, 3-4 months मेरा सेल्फ केयर देखो मैं इतना अच्छा कैमरा नहीं हूँ ठीक है। तो सेल्फ केयर तो कुछ है नहीं, बट सेल्फ केयर एस्थेटिकली नहीं होता है। सेल्फ केयर इज योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। रोज की लाइफ में इतना आपको ड्रेन होगा, मेंटल ड्रेनेज होता है और हेल्थ में भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि आप बहुत फिजिकल वर्क कर रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, 10 चीजें साथ में कर रहे हो। तो बस सबसे पहले प्रायोरिटाइज जो करना है ना, वो एस्थेटिक अपने आप को रखने का नहीं है। सबसे पहले हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो, देन कम्स अदर थिंग्स। जब ये आप प्रायोरिटाइज कर लोगे तो अपने आप सब चीजें फॉलो करेगी। मैं ये सोच के अपने आप को प्रोजेक्ट करना नहीं शुरू की कि मैं ऐसा वेल ड्रेसअप रहती हूँ और मैं फिट रहती हूँ, और ये तो अपने आप हुआ क्योंकि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ नाइसली। हाँ, और मैं वीडियोस भी इसलिए नहीं डालती थी जब मैं वर्कआउट कर रही थी कि कोई उससे इंस्पायर हो जाए। Yes, people get inspired, which is good only. पर मैं वो इसलिए नहीं फ्लॉन्ट करती कि किसी को इंस्पायर करना है, वो अपने आप होता है। तो आप जब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो बाकी चीजें अपने यहाँ फॉलो होती है। आपको कुछ प्लान नहीं करना पड़ता है कि अरे इतने फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और इतने पेशेंट्स आ जाएंगे। ये सब चीजें अपने आप होती है। आपको अपने आप को पहले यहाँ क्या ये सब पर्क्स है जब आप yes, खुद पे ध्यान देना स्टार्ट yes. करते पर खुद पे ध्यान मतलब मैंने बताया टिकटॉक वीडियोस और एस्थेटिक नहीं होता। Your mental health first as well as and then your physical health. आप even I've seen famous physios जितनी fit रहेंगे उनकी career की longevity बढ़ जाती है। After a point of time इनको खुद को बैक पेन ये वो सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर अब हम कैसे मोबिलाइज करें?
देखो ये सब सबको होता है। कभी अगर पेशेंट कम है और मैं किसी थेरेपिस्ट को बोलती हूँ ना कि मुझे यहाँ पे ये मशीन लगा दो, SIS लगा दो, कुछ लगा दो, और कोई पेशेंट आगे बोलता है अरे मैडम आप ही ये मशीन, मैं बोलती हूँ मैं इंसान हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट तो बाद में बनी हूँ। लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर हो, आप बीमार कैसे हो सकते हो? I have seen डायबिटोलॉजिस्ट जो खुद डायबिटिक हाँ, तो मशीन लगा के घूम रहे हैं। तो क्या है, फर्स्ट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बट हाँ जितनी ज्यादा हो सके अपने आप को फिटनेस, और क्योंकि आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ मैक्सिमम टाइम पेशेंट के साथ स्पेंड कर रहे हो, तो मोटिवेशनल स्पीकर तो आप अपने आप बन जाओगे। मैं भी अपने आप ही बनी हूँ क्योंकि हम पूरे टाइम पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं, तो उनका कई बार ऐसा होता है उनका फिजिकल पेन फिजिकल नहीं होता। अभी एक IS की वाइफ आई थी एंड शी वाज नॉट गेटिंग बेटर, 2 सेशंस हो गए थे एंड शी वाज क्राइंग आउट ऑफ पेन। फिर जब मैंने उनको ऑस्टियोपैथी करना शुरू किया तो एकदम से वो शांत हो गई, हैवी ब्रीदिंग चल रही थी क्योंकि उसी टाइम वो रोई थी पेन से। ऑस्टियोपैथी जब मैंने शुरू किया तो एकदम से काम डाउन हो गई, और हाथ उन्होंने ऐसे बढ़ाया अपने डॉटर की तरफ, और वो फिजिकल पेन में आई थी, शी वाज क्राइंग आउट ऑफ पेन, और एकदम से 2-3 मिनट्स के ऑस्टियोपैथी में ऐसा हुआ कि अपनी डॉटर का हाथ पकड़ के बोलती है कि अब तो जॉब वॉब छोड़ के आ जाओ। सन एंड डॉटर बोथ वर इन अब्रॉड, दोनों जॉब, एक पढ़ाई करने गया और डॉटर जॉब में थी, दूसरे सिटी से आई थी वो लोग। और जैसे ही डॉटर को मैंने इशारा किया तो डॉटर ने बोला कि हाँ मम्मी इस बार मेरे को बस एप्लीकेशन देने जाने दो, काम फिनिश करने दो, मैं आ जाऊंगी आपके पास। एंड शी गॉट अ बेटर, काउच से वो एकदम बेटर होके उठी। हाँ, मैंने कहा 10 डेज आप लोग अच्छा से टाइम स्पेंड कीजिए, और मैंने उनको समझाया। अब ये मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात मैं बता रही हूँ, मेंटल हेल्थ कैसे होता है, क्योंकि हम इतनी चीजें देख लिए, तो मैंने उनकी दोनों को समझाया। मैंने कहा सी यू आर गोइंग टू बी मैरिड, आप ये बोल रहे हैं मुझे 1.5 साल में इसकी शादी करनी है, तो इनको ये लग रहा है कि मेरी डॉटर मेरे से दूर चली जाएगी हमेशा के लिए आफ्टर 1.5 years, तो एटलीस्ट ये टाइम वो स्पेंड कर लें। और ये जो चीजें इनके दिमाग में चल रही है ना, ये इनको यहाँ वहाँ कहीं कहीं बहुत पेन दे रही है, ठीक है। तो ये जो क्रोनिक पेन सिंड्रोम वाली चीजें होती है, फाइब्रोमियाल्जिया, इट्स ऑल फ्रॉम हियर। उनको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने कहा इनका बैक पेन कोई बैक पेन नहीं है, आप टाइम स्पेंड करो इनके साथ। कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है। तो फिजियोथेरेपिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर होते ही हैं, लेकिन मैंने उनके मदर को समझाया कि आप सुबह सुबह उठ के 4 बजे उनको इनके लिए कॉफी चाय बना के दिए होंगे, इनका अलार्म बंद करके इनको उठाए होंगे कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। आपने इतना स्ट्रगल किया, इनके लिए आपने बहुत मेहनत की कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले और करियर बना ले। आज जब वो अपने पसंद के जॉब में करियर बना रहा है, तो आप उसको स्टॉप करके क्या मतलब हुआ इतना पढ़ाने का? आपने दोनों तरफ से ये हाँ, तो आप भी समझिए, और मतलब मैंने दोनों की काउंसलिंग भी समझे और हाँ, कि अब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, शी इज एन इंडिविजुअल जिसको कुछ अचीव करना है, क्योंकि उसने 18-20 साल उसके लिए बहुत हार्ड किया है, ठीक है। तो ऐसा तो मुझे लगता है मेंटल हेल्थ आपको इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप पेशेंट को बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें आप उनको एनकरेज करते हो, एक सिचुएशन से बाहर लेके आते हो, काउंसलिंग करते हो, तो आपका मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल तो आप देख ही रहे हैं, फिजिकल हेल्थ का जो एडवांटेज मुझे मिल रहा है मेरे प्रोफेशन में, आई कांट टेल यू। मतलब आधी चीज़ें होती होंगी कि मुझे अपने प्रोफेशनल स्किल के कारण मिल रही होगी, आधी तो मेरे फिटनेस के कारण मुझे वो एडवांटेज मिलता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, स्पेशली फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हेल्थ बहुत 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 इम्पोर्टेंट